अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? कैन यू हेयर मी? ओके ग्रेट। वेलकम बैक। वीकेंड पे हमने नेओ बिहेवियरल व्यू को डिस्कस कर लिया था। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कहते हैं व्हेन वी इन्वॉल्व द एम्प्लॉइज इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब आप लोगों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं तो इसको हम पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कहते हैं। वैसे आज हम ये डिस्कस करेंगे पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। ये मॉस्केंटर के मॉडल में यहाँ पे आएगा। दिस इज हाउ वी डिफाइन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, encouraging all employees to participate in making decision about work। ठीक है, इसे कहते हैं पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। ये आज मॉस्केंटर की थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेस्ट आपके साथ आपका डिस्कस कर लूं थोड़ा सा पहले, बिफोर वी मूव ऑन। टेस्ट में 4 क्वेश्चंस थे। पहले 3 क्वेश्चंस तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, नॉलेज बेस्ड थे। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। वालेकुम अस्सलाम नवीद। पहले क्वेश्चन में इट वाज रिक्वायर्ड टू गिव डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। बेसिकली आपने मैनेजमेंट और लीडरशिप का डिफरेंस एक्सप्लेन करना था फ्रॉम द मॉडल वी डिस्कस्ड, वॉरेन बेने का मॉडल जो हमने थ्योरी से पहले पढ़ा था। फ्रॉम हियर the concept of leadership and management can be distinguished in these manners। 5 नंबर का सवाल था तो 5 पॉइंट्स जो थे वो काफ़ी थे। एंड you may have written like 6 points, but strictly आपने इन्हीं डिफरेंसेस को लिस्ट डाउन करना था। अगर आप जेनेरिक डिफरेंसेस देंगे तो you will not be able to score। तो जेनेरिक डिफरेंसेस जो हैं वो नहीं देने, स्ट्रिक्ट डिफरेंसेस देने हैं। Question number 2 was very simple. Criticism on theory of scientific management, 2.5 marks, straightforward। Similarly, question number 3 was also very simple. Principles of management। अच्छा, अब अगेन मैंने आपको बारहा कहा है कि ज़रा क्लैरिटी रखें। प्रिंसिपल्स और हैं, फंक्शंस और हैं। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स लिखने थे, मीन यू वर सपोज टू राइट द 14 प्रिंसिपल्स। डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन, अथॉरिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वो वाले प्रिंसिपल्स देने थे आपने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 वाज वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 4 वाज वेरी इंटरेस्टिंग। यू आर हायर्ड एज अ मार्केटिंग मैनेजर टू मार्केट देयर न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट। आपको एज अ मार्केटिंग मैनेजर हायर किया गया है टू मार्केट अ न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट। अर्लियर द कंपनी हैज बीन फेसिंग challenges in marketing this product। You have recently taken a management course from a leading institute and you believe that effective management of a task depends on a precise process। Now this is the keyword। ये keyword है, ये keyword है। कहते हैं effective management जो है वो एक precise process पे depend करती है। What stages of management you would implement to make your product successful। आप मैनेजमेंट की कौन सी स्टेजेस, ना बेटा क्वेश्चन मैनेजमेंट के ऊपर है, क्वेश्चन स्किल के ऊपर नहीं है, क्वेश्चन मैनेजमेंट के ऊपर है। इसका आंसर कहाँ से आना था? इसका आंसर आना था पहले पेज से, इसका आंसर पहले सफ़े से आना था, यहाँ से। 5 स्टेप प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। ये प्लानिंग, ठीक है, डिसाइडिंग एडवांस इन द टास्क। अब इसको आपने रिलेट भी करना था सिचुएशन के साथ। फॉर एग्जांपल, आपने प्रोडक्ट सेल करना है ना, उसकी सेल्स को इंश्योर करना है ना, आपने उसकी मार्केटिंग करनी है। तो आपकी प्लानिंग क्या होगी? मार्केटिंग गोल सेट करना, सेल्स के टारगेट्स डिफाइन करना, सेल्स प्लान बनाना। यहीं से पिक नहीं, नवीद योर आंसर वाज वेरी जेनेरिक। आपका आंसर बहुत मैंने आपसे 5 स्टेज प्रोसेस मांगा था। हेडिंग आपने जो लिखा था दैट वाज फाइन, बट द हेडिंग वाज मिसिंग, तो इट मेड इट जेनेरिक। फॉर एग्जांपल, आपने अपने पहले पॉइंट में लिखा
कि लेट्स से आप इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या प्रॉब्लम्स हैं प्रीवियस मार्केटिंग की, और यू वुड इन्वेस्टिगेट के किस तरह से इसको आप बेहतर तौर पे सेल कर सकते हैं, तो ये प्लानिंग है। सेकंड पॉइंट में आपने लिखा कि यू विल गो आउटसाइड द मार्केट, आप मार्केट में जाएंगे और आप जाके देखेंगे कि कंपटीशन के क्या हालात हैं। दिस इज बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग, कि आपने ऑप्टिमम यूज करने हैं अपने रिसोर्सेज। पॉइंट मोर और लेस आपने वैसे ही शेप करने की कोशिश की थी, बट द डिफरेंस इज यू डिडंट यूज एनी हेडिंग, आपने हेडिंग यूज नहीं की थी। ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता रहा हूँ, आपने ये वाली हेडिंग यूज की थी। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल करनी है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग आपने। मैंने आपसे क्वेश्चन देखे ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टेजेस मींस कि यू हैव टू यूज द हेडिंग। आपने हेडिंग जरूर यूज की है, बट आपने ये हेडिंग एरोनियसली क्वेश्चन नंबर 3 में इस्तेमाल कर दी। आपने क्वेश्चन नंबर 3 प्रिंसिपल्स आपने इसके ऊपर आपने एक्सप्लेन कर दी, ऐसे किया ना, यू हैव एक्सप्लेन्ड इट फॉर प्रिंसिपल्स, ठीक है। वेट अ मिनट, लेट मी शेयर मीटिंग आईडी विद द पीपल हु आर वेटिंग। एक मिनट दीजिएगा। मीटिंग आईडी जरा किसी के साथ शेयर कर दें, इफ यू कैन डू दैट प्लीज। आपके पास यहाँ पे मीटिंग आईडी आ रहा होगा। ओके जी साहिबा, आस्क योर क्वेश्चन, आस्क योर क्वेश्चन। नहीं यार, स्टेजेस से प्री साइंटिफिक कैसे आ सकता है ध्यान में, मेरी बात सुने ना। ये इसमें 2 कीवर्ड्स यूज किए थे मैंने क्वेश्चन को लिखते हुए, एक प्रिसाइज प्रोसेस और एक स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट। ये 2 कीवर्ड्स काफी थे आपको ये बताने के लिए कि ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लिसन टू मी। आप ये बल्कि क्वेश्चन एक और किसी और ने भी किया था। आपकी किताब में 2 चीजें हैं, कुछ कंटेंट है और कुछ कमेंट्री है। कमेंट्री सिर्फ पढ़ने के लिए होती है, कंटेंट को आपने प्रिपेयर करना है, मेमोराइज करना है, तैयार करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट, लेट्स से इफ वी डिस्कस लीडरशिप, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट लीडरशिप। अब ये लीडरशिप जो है ये इसकी कमेंट्री है, दिस इज द कमेंट्री। ये कमेंट्री है सिर्फ रीडिंग के लिए। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू बी एबल टू एक्सप्लोर कि लीडरशिप है क्या, उसमें एलिमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस और पावर का फैक्टर मौजूद होता है, ठीक है। सो कुछ पॉइंट्स जो हैं दे आर कमेंट्री और कुछ पॉइंट्स जो हैं दे आर कंटेंट, ठीक है। तो आपने ये बड़ा क्लियरली डिस्टिंग्विश करना होता है, बल्कि जो जो चीज़ें मैं हाईलाइट करता हूँ आपके सामने, उससे आपको ये डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए कि कमेंट्री क्या है और कंटेंट क्या है, वेयर द कमेंट्री इज एंड वेयर द कंटेंट इज, ठीक है। ओके जी, टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द मॉडर्न थियरीज ऑफ मैनेजमेंट। आज हमारा जो एरिया है वो मॉडर्न थियरीज के ऊपर है। मॉडर्न थियरीज में 3 थियरीज हैं। आज हम पीटर ड्रकर को डिस्कस करेंगे और मॉस्केंटर को डिस्कस करेंगे। नाउ अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, अगर उसको मैं इनकैप्सुलेट करूं, अभी तक जो हमने मेनली एरियाज कवर किए हैं, जो पीछे जो थेरीज की हमने बात की है, उनको अगर मैं सम अप करूं तो उनमें क्या क्या डिस्कस हुआ है, व्हाट हैव बीन डिस्कस्ड बाय नाउ। और अब जो हम स्कूल ऑफ थॉट डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें क्या डिस्कस होगा, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस, फॉर नाउ हमने लेट्स से डिस्कस किया है प्री साइंटिफिक
एरा जिसमें फोकस किस चीज़ पे था? प्री साइंटिफिक एरा में फोकस था कास्ट सिस्टम्स के ऊपर, फ्यूडलिज्म के ऊपर, ठीक है। प्री साइंटिफिक एरा में जो फोकस था दैट वाज पीपल वर हैप्पी विद देयर फेट एंड हैड नो एस्पिरेशन टू एक्सेल और ग्रो, ठीक है। क्राफ्ट्समैनशिप was discussed in pre-scientific era, ठीक है। प्री साइंटिफिक एरा में दूसरा एरा आया क्लासिकल एरा। क्लासिकल एरा में फोकस वाज ऑन वर्क एफिशिएंसी, डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क स्पेशलाइजेशन, treating people like machines, you see, bureaucracy। फिर आया neo human relations era, focus shifted from work to people, interpersonal relationships become important, terms like motivation, group behaviors, group standards came into discussion, you see। ये हुआ था neo human relations era में, ठीक है। In all of the above eras, the focus was on internal organizational matters। जितने भी एराज डिस्कस किए हैं सारे एराज में जो फोकस था वो एक इदारे के इंटरनल मैटर्स पे था, ठीक है। नोबडी कंसिडर्ड के इदारे के बाहर क्या हो रहा है। मॉडर्न एरा जब आया इट शिफ्टेड फोकस, मॉडर्न एरा जब आया इट शिफ्टेड फोकस फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मॉडर्न एरा ने फोकस को शिफ्ट किया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर। कि एनवायरनमेंट इज एनी एंटिटी बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इदारे की बाउंड्री के बाहर कुछ भी होगा हम उसे उसकी एनवायरनमेंट कहेंगे। एनीथिंग दैट फॉल्स बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर की नीड्स चेंज हो रही हैं, कस्टमर की डिमांड्स चेंज हो रही हैं, गवर्नमेंट को नई पॉलिसी लॉन्च कर रही है, किसी बहुत कुछ हो रहा है, तो ये एनवायरनमेंट है ना, तो इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे आएगा। एंड दिस इज वेयर सिस्टम अप्रोच केम इनटू बीइंग। यहाँ पे फिर सिस्टम अप्रोच जो है वो डिस्कस होनी शुरू हुई कि सिस्टम थ्योरी क्या होती है, सिस्टम अप्रोच क्या होती है। सिस्टम थ्योरी या सिस्टम अप्रोच कहती है कि दुनिया में हर चीज एक सिस्टम की तरह काम करती है। सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं as a set of interrelated components and working of one component affects the working of the other। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स का मजमुआ होता है जिसमें एक कंपोनेंट की वर्किंग दूसरे कंपोनेंट को इन्फ्लुएंस करती है। इसे हम सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम जो है ये काम कैसे करता है, हाउ डज सिस्टम वर्क, एक सिस्टम के की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम। इन एवरी सिस्टम देयर इज सम इनपुट। हर सिस्टम के अंदर कुछ इनपुट होती है। इन एवरी सिस्टम देयर इज some input, there are some processes, in every system there is some input
process and there are some outputs, ठीक है। और हर सिस्टम की एक एनवायरनमेंट होती है, एवरी सिस्टम हैज एन एनवायरनमेंट, हर सिस्टम की एक एनवायरनमेंट होती है जो सिस्टम को कंट्रोल करती है और सिस्टम की एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। एनवायरनमेंट डिटरमिन करती है कि सिस्टम के अंदर क्या हो रहा होगा। लाइक योर बॉडी, अपने जिस्म को देखें, आपकी जो बॉडी है ये एक सिस्टम है, इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये एक दूसरे की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आप इनपुट लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपको एनर्जी चाहिए, आपको हवा चाहिए, आपको प्रोसेसिंग होती है और आपकी बॉडी आउटपुट जनरेट करती है, आप मूव करते हैं, मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी का होता है। इसी तरह हर इदारा भी एक सिस्टम की तरह काम करता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स लाइक अ सिस्टम, और वो इदारे का जो सिस्टम होता है वो डिटरमिन करता है कि इदारा जो है वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है अपनी एनवायरनमेंट के साथ। तो मोस्ट ऑफ द अर्लियर अप्रोचेस target the factors that would influence how managers should manage the organization. Internal focus था, तो जो पहले कंसर्न था that was internal focus। 1960s में मैनेजमेंट रिसर्च जो है it shifted from internal focus to external focus outside the boundary of organization। इदारे के बाहर क्या हो रहा है, outside the boundary of organization, external focused हो गया, ठीक है। it became external focused, कि इदारे के बाहर क्या हो रहा है, ठीक है। तो इंटरनल फोकस से आप एक्सटर्नल फोकस पे चले गए। तो यहाँ पे फिर सिस्टम थ्योरी और कॉन्टिजेंसी थ्योरी सामने आई, दो अप्रोचेस सामने आई, सिस्टम अप्रोच एंड कॉन्टिजेंसी अप्रोच। सो दिस पीरियड जो है इट इज मेनली रेफर्ड टू, कि जिसके अंदर हम सिस्टम अप्रोच की बात करते हैं। वी डिस्कस्ड सिस्टम अप्रोच, ठीक है। इस पीरियड में हम सिस्टम अप्रोच जो है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक। Okay, you want to see this file, ये चीज। असद, ये आपके मेरा ख्याल है कि मैं भी देख रहा हूँ यार, लैग आ रहा है कुछ स्क्रीन में, आई डोंट नो व्हाई। यस, देयर इज सम लैग इन द स्क्रीन। लेट मी पुट इट ऑफ एंड स्विच इट ऑन अगेन। नहीं, रोज इस मीटिंग आईडी से नहीं हुआ करेगी मीटिंग हमारी। हमारी मीटिंग जो है वो आपको मीटिंग आईडी आपके वो लॉगिन्स में अपडेट हो जाएगा। अभी आई गेस वहाँ अपडेट नहीं हुआ, ठीक, तो इट वुड बी अपडेटेड। ओके, आई हैव स्विच्ड इट ऑन अगेन। मैंने स्विच ऑफ करके दोबारा इसको ऑन किया है। विल बी शोइंग इन अ मोमेंट। ओके जी, सो बात हो रही थी मॉडर्न थ्योरी की, बात हो रही थी मॉडर्न थ्योरी की। मॉडर्न थ्योरी जो है वो कहती है कि आपका जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इट इज अफेक्टेड बाय इट्स एनवायरनमेंट। आपकी एनवायरनमेंट जो है वो इसको अफेक्ट करती है, और एनवायरनमेंट डिटरमिन करती है कि आपका इदारा कैसे काम करेगा। द एनवायरनमेंट डिटरमिन्स दैट हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन इज गोना वर्क, ठीक है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है वो आपकी एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है।
जी जी, मैं अभी वर्ड, एक मिनट, आई हैव स्विच्ड बैक टू द वर्ड फाइल। अभी वर्ड की फाइल आ जाती है, एक मिनट रुकिएगा। नवीद वांटेड टू नोट इट। सो ये है जी प्री साइंटिफिक एरा, क्लासिकल एरा, नेओ ह्यूमन रिलेशंस एरा और मॉडर्न एरा। ये 4 एराज हैं, ठीक है। प्री साइंटिफिक एरा कहता है कास्ट सिस्टम, फ्यूडलिज्म, पीपल वर हैप्पी विद देयर फेट, नो एस्पिरेशन। क्लासिकल एरा फोकस ऑन वर्क एफिशिएंसी, डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क स्पेशलाइजेशन। Neo human relations era focus shifted from work to people. Modern era shifted focus from internal to external environment. And then there is system approach, ठीक है। फिर यहाँ पे आती है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच क्या कहती है? सिस्टम अप्रोच का कॉन्सेप्ट ये है, आपकी बुक के अंदर हेडिंग 2.6.1। सिस्टम अप्रोच कहती है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इदारे जो हैं वो एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। दे वर्क लाइक अ सिस्टम where working of one component affects the working of the other. So organizations के अंदर there are systems, मुख्तलिफ systems होते हैं, और एक component की जो working है वो दूसरे component की working को define करती है। तो एक system के effectively काम करने के लिए for a system to work effectively, all the components should work together. एक सिस्टम के इफेक्टिवली काम करने के लिए पूरे सिस्टम को इफेक्टिवली काम करना है। जैसे एग्जांपल देता है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो एफिशिएंसी है ये डिपेंड करती है किस चीज़ पे? मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो कितनी जल्दी कस्टमर की नीड्स को एंटिसिपेट कर रहा है, कस्टमर की चेंजिंग नीड्स को एंटिसिपेट कर रहा है और उसके मुताबिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ना दैट इज सिस्टम थ्योरी, ठीक है। तो पहली सिस्टम थ्योरी की जो शर्त है वो ये है कि इंटर डिपेंडेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सिस्टम थ्योरी की 2 शराइत हैं। पहली शर्त है interdependent components. The first condition of system is interdependent components. ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है सिस्टम थ्योरी की एनवायरनमेंट। हर सिस्टम एक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है। There are 2 conditions of system. The first condition is interdependent components and the second condition is उसकी environment होती है। environment से input लेता है, एनवायरनमेंट को आउटपुट देता है, एनवायरनमेंट के साथ क्लोजली ऑपरेट करता है, ठीक है ना। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी के अंदर हमारे पास पीटर ड्रकर की थ्योरी है। पहले वी हैव पीटर ड्रकर की थ्योरी पेपर में एक दफ़ा टेस्ट हुई है, मार्च 2015 में। ड्रकर हैज बीन टेस्टेड वंस, मार्च 2015 में। ड्रकर की थ्योरी के 2 पार्ट्स हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ड्रकर्स थ्योरी। There are 2 parts of Drucker's theory. पहला पार्ट है इसकी थ्योरी का कैटेगरीज ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और दूसरा पार्ट है इसकी थ्योरी का एरियाज ऑफ मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगेन ये देखें, सारी कहानी कीवर्ड्स की है, मैं आपको बता रहा हूँ, सारी कहानी कीवर्ड्स की है। आपको अगर कीवर्ड्स याद होंगे, तो आप बड़ी आसानी से उनको कोप कर लेंगे, ठीक है। तो ड्रकर की थ्योरी के 2 हिस्से हैं। ये कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं। पहला कीवर्ड क्या है? कैटेगरीज ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। पहला उसका जो कीवर्ड है दैट इज कैटेगरीज ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और दूसरा कीवर्ड क्या है इसका? दूसरा कीवर्ड है एरियाज ऑफ और एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैनेजर की जिम्मेदारियां क्या, ठीक है। एरिया ऑफ मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई एम सॉरी, जस्ट ट्राई टू कोप अप विद दैट। आई डोंट नो स्क्रीन क्यों स्लो, आई नो मैं भी देख रहा हूँ स्क्रीन थोड़ा सा स्लो मूव कर रही है,
मेरी आवाज़ पहले आ रही है और ये चीज़ें बाद में हो रही हैं, लेकिन चलें थोड़ा सा कोप कर लें। आई डो नॉट वांट टू डिस्कनेक्ट इट एंड कनेक्ट अगेन। तो थोड़ा सा गैप है मेरी आवाज़ में और जो लाइन में ड्रॉ करता हूँ उसके अंदर, ठीक है, बट डजंट मैटर। आप अपनी किताब में स्क्रीन पे खुद भी देख लें। तो दो चीज़ें हैं, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके दो पार्ट्स हैं। इसका पेपर में ये पहला पार्ट टेस्ट हुआ है। अच्छा, ड्रकर का जो मॉडल है ये काफ़ी हद तक हेनरी फ्योल के मॉडल से मैच करता है। ड्रकर का मॉडल काफ़ी हद तक हेनरी फ्योल के मॉडल से अलाइंड है। फॉर एग्जांपल, हेनरी फ्योल कहता है प्लानिंग, ड्रकर कहता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है। मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, टारगेट्स डिसाइड करते हैं, प्लान टू अचीव दोज टारगेट्स, ठीक है, देन कम्युनिकेट द टारगेट्स टू अदर पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उन टारगेट्स को कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ड्रकर के मुताबिक, मोर और लेस ड्रकर के मुताबिक सेम कॉन्सेप्ट है। वो प्लानिंग कहता है, फ्योल ड्रकर ऑब्जेक्टिव कहता है। वो भी ऑर्गेनाइजिंग की बात करता है, ड्रकर भी कहता है ऑर्गेनाइज करें काम को। यानी आप गौर फरमाएं तो मॉडर्न थियरीज के अंदर क्लासिकल थियरीज का ब्लेंड भी मौजूद है। यू कैन सी दैट इन मॉडर्न थियरीज देयर इज अ ब्लेंड ऑफ क्लासिकल थियरीज। इसका मतलब ये है कि मॉडर्न थियरीज ने कंप्लीटली क्लासिकल थियरीज को निगेट नहीं किया था। मॉडर्न थियरीज डिड नॉट कंप्लीटली निगेटेड क्लासिकल थियरी। इन्होंने क्लासिकल थियरीज के ऊपर बिल्ड किया है, बेसिकली उसके अंदर ऐड किया। आ रही है ना बात समझ में? मतलब मॉडर्न थियरीज के आने का ये मतलब नहीं है कि क्लासिकल थियरीज हैं वो सारी की सारी ज़ाया हो गई। मॉडर्न थियरीज ने क्लासिकल थियरीज के अंदर वैल्यू ऐड कर दी। यानी ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये क्लासिकल थियरीज के ही है ना, फ्योल वाले पॉइंट्स हैं। फ्योल भी कहता है प्लानिंग करें, ये देखें ना, ये भी कह रहा है डिवाइड करें एक्टिविटीज को, लोगों में टास्क डिवाइड करें, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाएं, सिलेक्ट द पुट द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, ठीक है, सिलेक्ट द पीपल टू परफॉर्म द जॉब। लेकिन साथ ही न्यू ह्यूमन रिलेशंस व्यू को भी ले आया बीच में, मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। मैनेजर्स नीड टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉइज। अब मोटिवेशन क्लासिकल एरा में नहीं था, कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन वाज नॉट इन द क्लासिकल एरा। तो कहते हैं मोटिवेट करें एम्प्लॉइज को, उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करें, मेजरिंग करें परफॉर्मेंस की। अब वहां पे वो कहता है कंट्रोलिंग, यहाँ पे कहता है मेजरिंग, कि आप उनकी परफॉर्मेंस को एक यार्ड स्टिक से, एक टारगेट से कंपेयर करें, यार्ड स्टिक या बेंचमार्क से कंपेयर करें, उनकी परफॉर्मेंस को असेस करें, फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करके उनको बताएं कि उन्होंने क्या सही किया क्या गलत किया, सब कुछ उनको आगाह करें। डेवलपिंग पीपल, उनकी मेंटोरिंग करें। ये बड़ी मजे की यहाँ एक लाइन लिखता है, मैनेजर नीड टू डेवलप देयर एम्प्लॉइज एंड ऑल्सो देमसेल्फ। ड्रकर लिखता है कि मैनेजर ब्रिंग्स आउट व्हाट इज इन देयर एम्प्लॉइज। ड्रकर कहता है कि ये मैनेजर ही होता है जो अपने एम्प्लॉइज का बेस्ट पॉसिबल पोटेंशियल बाहर निकालता है। ये मैनेजर ही होता है जो अपने एम्प्लॉय का बेस्ट पॉसिबल पोटेंशियल बाहर निकालता है और स्टाइफल्स देम, उनको स्टाइफल करता है। स्टाइफल का मतलब क्या होता है? उनको उनके लिए रुकावट बनना या उनके लिए हिंड्रेंस बन जाना, स्टाइफल कहते हैं रुकावट को, ठीक है। या स्टाइफल का मतलब होता है कि, लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग ऑफ स्टाइफल। स्टाइफल का जो डिक्शनरी मीनिंग है दैट इज नॉट मेकिंग समवन अनएबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। यानी उनके लिए इतना वो रुकावट बन जाने उनको सांस ही ना आए, सफोकेशन। हाँ, स्टाइफल मीन सफोकेशन, ठीक है। तो कहते हैं ये मैनेजर ही है जो उनको बेस्ट पॉसिबली ट्रीट करता है, उनका पोटेंशियल निकालता है और ये उनको स्टाइफल कर देता है। ये मैनेजर ही है जो उनकी इंटेग्रिटी को स्ट्रेंथन करता है या उनको करप्ट कर देता है। दिस इज द मैनेजर हु स्ट्रेंथन्स देयर इंटेग्रिटी और करप्ट्स देम। तो इंटरेस्टिंगली ये मैनेजर के हाथ में होता है सब कुछ। ड्रकर बेसिकली, अब ये कमेंट्री है, ये याद नहीं करना, असल जब जो याद करना है वो ये 5 पॉइंट्स, ये कमेंट्री है। तो किसी भी टॉपिक में कमेंट्री भी होती है और कंटेंट भी होता है। कंटेंट और कमेंट्री को पहचाने, ये कंटेंट है, ये वाला पैराग्राफ सारी कमेंट्री है, दिस इज कमेंट्री। कि ड्रकर डिसएग्री करता है फ्योल के साथ। ड्रकर कहता है कि हर मुख्तलिफ किस्म के इदारे को मुख्तलिफ तरीके से मैनेज करना आना चाहिए मैनेजर्स को। और मैनेजर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल एक कमर्शियल बिजनेस के जो मैनेजर्स हैं उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। इन अ कमर्शियल बिजनेस द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर इज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, वेयर एज अगर आप एक एनजीओ की बात करें तो एक एनजीओ के अंदर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सर्विसेज है, सर्व करना है सोसाइटी को।
तो ड्रकर कहता है कि मैनेजर के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैनेजिंग द बिजनेस, पूरे बिजनेस को मैनेज करना। बिजनेस मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनोवेशन, मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल ड्रकर वॉज द फर्स्ट पर्सन। हाँ, exactly. One is not a leader even though he is a manager or she is a manager. Yes. So Drucker was the first person जिसने कस्टमर्स की इम्पोर्टेंस पे आगाही दी थी। कस्टमर कितना इम्पोर्टेंट है, कस्टमर की नीड्स को सर्व करना कितना इम्पोर्टेंट है। ड्रकर कहता है कि मैनेजर्स को मैनेज करना इम्पोर्टेंट है। मैनेजर्स को मैनेज करने के लिए उनके टारगेट सेट करना, उनकी परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग करना। आगे जाके हम 7 चैप्टर में एक थ्योरी पढ़ेंगे, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। चलो जी, यादें तल्ख अगर कोई मिली हैं आपको तो होपफुली दे विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सम गुड मेमोरीज। MBO हम एक थ्योरी पढ़ेंगे 7 चैप्टर में, मोटिवेशन में। ड्रकर कहता है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आप एम्प्लॉइज के गोल सेट करके उन्हें मोटिवेट करते हैं। यू मोटिवेट द एम्प्लॉइज बाय सेटिंग देयर गोल्स। आप एम्प्लॉइज के गोल सेट करके उनको आप मोटिवेट करते हैं। तो मैनेजिंग द मैनेजर्स, बिजनेस को मैनेज करना, फिर मैनेजिंग वर्कर्स एंड देयर वर्क। मैनेजिंग वर्कर्स एंड देयर वर्क, ये फ्रंट लाइन मैनेजमेंट करती है। दिस इज व्हाट इज डन बाय द फ्रंट लाइन मैनेजमेंट। मैनेजर्स अपनी टीम के ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उनके मैनेजेबल वर्क यूनिट्स बनाते हैं, ठीक है। मैनेजर्स अपने स्टाफ को मोटिवेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं, मेजर करते हैं। सो मैनेजर्स वर्कर्स के काम को मैनेज करते हैं। मैनेजर मैनेज द वर्कर्स एंड देयर वर्क। सो ड्रकर की थ्योरी के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है ड्रकर की थ्योरी का कैटेगरीज ऑफ, अगेन देखें कीवर्ड्स से याद करना है आपने टॉपिक को। मैं बार बार कहता हूँ कीवर्ड्स को हाईलाइट किया करें। की जब आप इसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो जो जो पॉइंट्स मैं अंडरलाइन करता हूँ उन्हें आप अपनी किताब पे अंडरलाइन कर लिया करें, वो सारे कीवर्ड्स होते हैं। 5 कैटेगरीज ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कीवर्ड है। एंड देन एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कीवर्ड है। एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कीवर्ड है, ठीक है। सो कीवर्ड्स जो हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड कीवर्ड विल गिव यू वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि क्या प्रिपेयर करना है, कंटेंट क्या है। कमेंट्री और कंटेंट का फर्क समझे, कमेंट्री और कंटेंट का डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप कमेंट्री और कंटेंट का डिफरेंस नहीं समझेंगे तो दैट वुड बी पेनफुल, दैट वुड बी प्रॉब्लमैटिक। जैसे इस थ्योरी के अंदर जो सेंट्रल पैराग्राफ है वो इसकी कमेंट्री है, ये जो जिसमें लिखा हुआ है ड्रकर डिसएग्रीड विद द व्यूज ऑफ फेयोल, ठीक है, ये इसकी कमेंट्री कहलाती है, इसे हम इसकी कमेंट्री कहते हैं। आखिरी थ्योरी है आज की डिस्कशन की, दैट इज मॉस्केंटर, एलिजाबेथ मॉस्केंटर। मॉस्केंटर ने भी एक वाइड नंबर ऑफ टॉपिक्स पे लिखा है। मॉस्केंटर ने दुनिया को, अगेन ये वो वर्ड्स हैं जो ड्रकर ने इस्तेमाल किए थे। एस्पेक्ट कहते हैं एरिया डायमेंशंस को, कैटेगरीज कहते हैं एक सीक्वेंशियल प्रोसेस के कंपोनेंट्स को कि ये काम करना है। एस्पेक्ट्स मीन डायमेंशंस, सिमतें क्या होती हैं। तो जो कीवर्ड्स आपकी किताब में इस्तेमाल हुए हैं वही कीवर्ड्स आपने भी यूज करना है। मॉस्केंटर ने इनएफिशिएंसीज ऑफ ट्रेडिशनल, ये वर्ड सही कर लें, मॉस्केंटर की हेडिंग की दूसरी लाइन में ये वर्ड मॉडर्न नहीं है, ये वर्ड है ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसीज। दिस वर्ड इज नॉट मॉडर्न, दिस वर्ड इज ट्रेडिशनल। मॉस्केंटर ने बेसिकली वेबर के कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया था। मॉस्केंटर ने वेबर के कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया था। मॉस्केंटर ने कहा था कि ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसीज की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहुत सुस्त हो गई हैं। मॉस्केंटर ने कहा था कि ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसीज की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हद दर्जे सुस्त हो चुकी हैं, तो हमें उन ऑर्गेनाइजेशंस के चैलेंजेस को पूरा करना है। तो बेसिकली मॉस्केंटर आइडेंटिफाइड inefficiencies of traditional bureaucracies। मॉस्केंटर ने ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसीज की इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। शी आर्ग्यूड
that traditional bureaucracies अपने अपने काइंडली माइक्स बंद कर लें, मैं बड़ा कमजोर दिल का बंदा हूं और मैं एकदम डर जाता हूँ. So please put your mics on silent. Okay. So she argued that traditional bureaucracies have become unacceptably slow. इसने कहा कि ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसीज जो हैं वो अनएक्सेप्टेबली स्लो हो गई हैं फॉर सर्टन रीजंस, कुछ वजूहात की बिना पे. वो रीजंस कौन कौन सी थी इसने? What were the reasons? It was just a joke. Okay, what were the reasons? Reasons क्या थी? इसने कहा ये reasons आपकी किताब में ये जो reasons हैं ये लिखी हुई हैं पैराग्राफ में, हम इनको नंबर कर लेते हैं. आपके बुक में जो रीजंस हैं ये लिखी हुई हैं पैराग्राफ्स के अंदर, हम इनको डिस्कस करते हैं बुलेट्स के अंदर. ठीक है. चलो कोई नहीं, अगर कोई तंग करता भी है तो करने दे, डजंट मैटर. तो इसने कहा था कि इनएफिशिएंसीज ऑफ ब्यूरोक्रेसीज जो हैं वो बहुत चैलेंजिंग हो जाती हैं मॉडर्न एनवायरनमेंट के अंदर. बेसिकली शी आर्ग्यूड ऑन इनएफिशिएंसीज ऑफ ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी. ओके मैं एक्चुअली ये स्क्रीन चेंज होने का वेट कर रहा था. सेकेंडली अजान भी हो रही है. सो इन दो पैराग्राफ्स के अंदर ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसीज के रीजंस हैं. लॉन्ग हायरार्किकल चेन ऑफ कमांड, ये पहला रीजन है. ओके, सो ये बेसिकली 6 प्रॉपर रीजंस हैं ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसीज के स्लो होने की. इसने कहा था कि जब मैक्स वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी थी वो फेल होती जा रही है, चूंकि चेन ऑफ कमांड बहुत लंबी है. जितनी लंबी चेन ऑफ कमांड होगी उतनी इंफॉर्मेशन स्लोली मूव करेगी अक्रॉस द लेवल्स ऑफ हायरार्की, उतनी डिसीजन मेकिंग स्लो होगी. पेस ऑफ चेंज फास्ट होने की वजह से टेक्नोलॉजीज चूंकि ज़्यादा जल्दी इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, तो टेक्नोलॉजीज के आने की वजह से और ज़्यादा इदारों को कोप करना पड़ता है. इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं, कंपटीशन इंक्रीज हो चुका है. सो ऑल ऑफ दीज आर द रीजंस फॉर विच, ये देखें ये आपको यहाँ मिलेंगे सारे रीजंस. चेन ऑफ कमांड लॉन्ग है, इंफॉर्मेशन पास स्लोली, डिसीजन टेक्स टू लॉन्ग, economic circumstances have changed, competition had increased,
pace of change much faster, ठीक है, new technology are now coming very speedily. All of these reasons have made bureaucratic organizations inefficient. इन सारी वजूहात ने bureaucracies को inefficient बना दिया. Now this is the commentary. ये commentary है, सिर्फ पढ़नी है. ये commentary ये याद नहीं करनी, ये सिर्फ पढ़नी है, ठीक है. This is only for reading. वही जो 6 पॉइंट्स वहां पैराग्राफ में है, मैंने यहाँ लिस्ट डाउन कर दी है आपके सामने, ठीक है. सॉरी, ये वर्ड सही कर रहा हूँ. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इज स्पीडी. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इज स्पीडी. ऑल ऑफ द रीजंस जो हमने वहां देखे, मैंने यहाँ पे आपके सामने उनको लिस्ट डाउन कर दी. ओके, ये उसने किताब लिखी 89 में, टीचिंग एलिफेंट्स टू डांस. उस किताब में उसने कॉर्पोरेट एलिमेंट्स को कहा कि ये ब्यूरोक्रेसीज हैं और उनको डांस करना आना चाहिए, मीन उनको चेंज करना आना चाहिए अपने आप को. सिर्फ कमेंट्री है, इसको सिर्फ पढ़ लें, दैट्स इट. दूसरा पार्ट इसकी थियरी का है. कैंटर ने क्या आर्ग्यू किया, दैट ऑन व्हाट फैक्टर्स रीबर्थ एंड सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड. किन फैक्टर्स पे इदारों की रीबर्थ और उसकी सक्सेस डिपेंड करती है. 3 फैक्टर्स हैं. इनोवेशन, नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज, नई मार्केट्स, नए ऑपरेटिंग मेथड्स. एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस रिस्क लेना, जितना एक इदारा बिजनेस रिस्क लेगा उतना कामयाब होगा. एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज को एनकरेज करना कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें. पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट से अगला कदम होता है एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट कहते हैं वेयर यू गिव पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग टू द एम्प्लॉयज. पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में आप एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग में, और एम्पावरमेंट में आप डिसीजन मेकिंग उठा के एम्प्लॉय के हवाले कर देते हैं. गिविंग मोर अथॉरिटी एंड पावर टू इंडिविजुअल वर्कर्स इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन मैनेजर्स टू टेल देयर वर्कर्स व्हाट टू डू. सो एम्पावरमेंट जो है, इट गेट द बेस्ट आउट ऑफ द पीपल. अब ये भी कमेंट्री, ये सारी कमेंट्री है, इट्स ओनली कमेंट्री, ठीक. कि एम्पावरमेंट और फ्लैट स्ट्रक्चर जो है वो कंसिस्टेंट है. फ्लैट स्ट्रक्चर का मतलब होता है टॉल स्ट्रक्चर नहीं है, हायरार्किकल एडर जो लेवल्स हैं वो कम है. हमने पढ़ा था ना टॉल स्ट्रक्चर वर्सेस फ्लैट स्ट्रक्चर. टॉल स्ट्रक्चर वो जिसमें लेवल्स ऑफ हायरार्की बहुत ज्यादा होते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर में लेवल्स ऑफ हायरार्की कम होते हैं. तो इसने कहा कि फ्लैटर स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर नाउ इम्पॉर्टेंट. ऑर्गेनाइजेशंस शुड गेट रिड ऑफ टॉल हायरार्कीज, ठीक है, which are characteristics of large bureaucracies. So when workers are empowered and they are given more authority, they need lesser supervision by the management. उन्हें कम supervision चाहिए होती है फिर management की तरफ से. Empowerment and flatter structures are therefore consistent with each other. Empowerment और flat structures जो हैं वो consistent होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना. So ये डिबेट की थी मॉस्केंटर ने. ये सवाल 9 नंबर का आया था मार्च 2018 में. 9 मार्क्स का क्वेश्चन था मार्च 2019 में, सॉरी मार्च 2018 में. मार्च 2018 में 9 नंबर का सवाल था. पहले 6 नंबर में उसने रीजंस पूछे थे जो अभी लिस्ट डाउन किए हैं यहाँ पे. पहले 6 मार्क्स में उसने रीजंस पूछे थे, और अगले 3 मार्क्स में उसने ये 3 पॉइंट्स पूछे थे कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दे हैव व्हाट दे हैव टू डू फॉर सक्सेस. अपोज नहीं करती, उसमें ऐड करती है. अगेन देखो, एक होता है ऐड करना. मॉस्केंटर कहती है कि ब्यूरोक्रेसीज होनी चाहिए, लेकिन उसको मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी में कन्वर्ट करो ना. ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसीज जो है वो चेंज को रेजिस्ट करती हैं, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसीज चेंज को एक्सेप्ट करती हैं. यस, दे ऐड वैल्यू इन इट. देखिए, कोई भी थ्योरी किसी पिछली थ्योरी को अपोज नहीं कर रही, उसमें ऐड कर रही है, वैल्यू ऐड कर रही है. इट्स एडिंग वैल्यू इनटू इट, ठीक है जी. ओके, आई हैव टू कंक्लूड राइट अवे क्योंकि मेरी एक अगली क्लास ड्यू है विच आई हैव टू टेक एट 7:30 शार्प. तो बाकी जो फिर डिबेट है, आप इस तरह बना सकते हैं पॉइंट्स, आप इस तरह पॉइंट्स बना सकते हैं. लेकिन अगेन कीवर्ड्स नहीं भूलने. कीवर्ड्स क्या है? हायरार्किकल चेन ऑफ कमांड, इंफॉर्मेशन पासिंग, डिसीजन मेकिंग, पेस ऑफ चेंज. तो कीवर्ड्स नहीं भूलने आपने, ठीक है. आफ्ताब, इफ यू कैन आप पुट योर क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप, तो मैं फिर वॉक करते करते आपके सवाल का जवाब दे दूंगा, बिकॉज आई हैव टू टेक अ क्लास एट 7:30 और मुझे भी ड्राइव करके जाना है. तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस, बट आई वुड रिक्वायर कि आप इसको चलें पूछ लें प्लीज़, पूछ लें. अगर क्विक क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लीजिए. इफ़ इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन तो आई वुड सजेस्ट कि हम उसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लें.
चलें आई गेस व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू आफ्ताब, विल टॉक ऑन व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डालिएगा, मैं आंसर कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।